क्रेजी फॉर यू चैप्टर 1। सुबह के करीब 10 बजने वाले थे। रात को अपनी काली चादर छोड़े कई घंटे बीत चुके थे और उसकी जगह एक नया खुशनुमा सवेरा ने ले लिया था, जहां सभी लोग एक नए दिन के साथ एक नई शुरुआत कर रहे थे। उसी बीच एक सुंदर सी लड़की जो रंग बिरंगे फूलों को देखकर मुस्कुरा रही थी। उस लड़की की मुस्कुराहट इतनी प्यारी थी कि जैसे फूल भी उसे देखकर शर्मा रहे थे। वो लड़की कुछ देर ऐसे ही फूलों को देखती है और जाने के लिए पलट जाती है। तभी वो सामने से आ रहे लड़के से टकरा जाती है। इससे पहले वो लड़की पीछे की ओर गिरती लड़का लड़की को थाम लेता है। उसका एक हाथ लड़की की कमर और दूसरा हाथ उसकी पीठ पर था। लड़के की नज़र दे से ही उसके सुंदर से चेहरे पर जाती है। वो किसी अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है और एकटक लड़की को निहारने लगता है। वो उसकी खूबसूरती में इतनी शिद्दत से खोया हुआ था कि उसे दुनिया जहान की कोई फिक्र नहीं थी। लड़की भी लड़के की आंखों में देखने लगती है। उसे एक अनजानी छुअन का एहसास हो रहा था, जो वह समझ नहीं पा रही थी। दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। तभी लड़की को होश आता है और वह लड़के को खुद से दूर करने की नाकाम कोशिश करने लगती है। लेकिन लड़का तो जैसे लड़की को छोड़ना ही नहीं चाहता था, वह उसे और कसकर पकड़ लेता है। लड़का बस उसकी झील जैसी आंखों में डूब जाना चाहता था, जो उसे अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। लड़की को बहुत तेज गुस्सा आता है। वो पूरी ताकत से लड़के को खुद से दूर करती है और एक थप्पड़ लड़के के गालों पर जड़ देती है। कुछ सेकंड के लिए जैसे खामोशी छा जाती है। लड़का लड़की को गुस्से से घूरने लगता है। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि कोई उसे हाथ भी लगाए। लड़की गुस्से से देखते हुए कहती है, तुम्हें दिखता नहीं है क्या? आंखें नहीं है क्या तुम्हारे पास? लड़की गुस्से में लड़के के ऊपर फट पड़ती है। गुस्से में न जाने क्या क्या बोल देती है। उस लड़की को देखकर साफ पता चल रहा था कि उस लड़के को थप्पड़ मारने का उसे जरा भी अफसोस नहीं है। लड़के का गुस्सा और बढ़ जाता है। वह लड़की के करीब जाकर उसे दीवार से सटा देता है। लड़की सहम सी जाती है और डर के से आंखें बंद कर लेती है। लड़का धीरे धीरे उसके होंठों के करीब जाने लगता है। डॉट 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 डॉट। एक बड़े से रूम में जहां हर चीज शानो शौकत से भरी हुई थी और बहुत सलीके से रखी गई थी, वही एक 27 साल का लड़का बालकनी में खड़े होकर ना जाने कितनी ही देर से आसमान को देख रहा था। वो चलती हुई ठंडी ठंडी हवा को खुद में महसूस कर रहा था। कुछ ऐसी यादें उसे याद आ रही थी जो उसके दिल को सुकून तो दे रहा था, पर उसकी आंखों में नमी तैर गई थी। तभी हवा का तेज झोंका आता है और उसकी नीली आंखें बंद हो जाती है। वो मन ही मन सोच रहा था, तू कब मिलोगा मुझे? इतने सालों से तुझे ढूंढ रहा हूँ। तभी उसका मोबाइल बजता है। वो नजरें घुमाकर अपने फोन को देखता है। कॉल उसके असिस्टेंट अनिल का था। अनिल रिस्पेक्ट के साथ कहता है, बॉस जेट रेडी है। लड़का बस हम में जवाब देता है। ये है माहिर अग्निहोत्री, पेशे से एक बिजनेस टाइकून। लंबा कद और मनमोहक पर्सनैलिटी के साथ उसका हैंडसम और चार्मिंग फेस जो किसी का भी दिल चुराने के लिए काफी था। उसकी नीली आंखें जो किसी को भी अपनी ओर देखने के लिए मजबूर कर देती थी। माहिर कुछ सेकंड तक अपने हाथों में मोबाइल को गोल गोल घुमाते हुए रूम के अंदर आता है और किसी को कॉल करता है। माहिर अपनी सर्द आवाज में कहता है, कुछ पता चला? दूसरी ओर से एक लड़की की आवाज आती है, सॉरी बॉस। वो आदमी कुछ नहीं बता रहा है। माहिर कहता है, कुछ भी करो लेकिन मुझे पूरी डिटेल चाहिए। माहिर कॉल कट कर देता है और रूम से बाहर आ जाता है। मुंबई में तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? आराम से चलो। पता नहीं इस लड़की को इतनी जल्दी क्यों रहती है। एक लड़की सामने बैठे लड़की को कंधे को पकड़ते कहती है। सामने बैठी लड़की मुस्कुराते हुए कहती है, अरे वीरा, देर हो रही है। तभी जल्दी कर रहे हैं। और तुम कौन सा स्कूटी आराम से चलाती हो? और अब बार बार ये सब कहना बंद करो। पिछले आधे घंटे में ये बात तुम हमें 15 बार बता चुकी हो। वीरा मुंह बनाते हुए कहती है, हाँ बाबा ठीक है। ये लड़की भी ना, वो खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है। तभी उसे कुछ याद आता है और वो कहती है, वैसे निष्ठा, कल तुम फ्री हो क्या? निष्ठा कहती है, क्यों, क्या हुआ? वीरा उसे पीछे से गले लगाते हुए कहती है, निष्ठा क्यों न कल शॉपिंग पे चले? हमें कितने दिन हो गए साथ में शॉपिंग किए। निष्ठा कुछ सोचकर कहती है, मैं अभी कुछ नहीं कह सकती, कल बताओ। वीरा कहती है, तेरा हर बार का यही है। चल ठीक है। ये है हमारी निष्ठा, दिखने में काफी सुंदर, देखने वाला देखते ही रह जाए। उसके कमर तक लहराते बाल, मोती जैसे टिमटिमाती आंखें, गुलाब की पनखुली जैसे होंठ, कोई भी उसे देखकर बस उसे पाने की चाहत रखे। निष्ठा और वीरा स्कूल फ्रेंड थी और एक दूसरे के ऊपर जान छिड़कती थी। कोई भी प्रॉब्लम आ जाए सबसे पहले उन्हें एक दूसरे की याद आती थी।
स्कूल से लेकर कॉलेज तक साथ में पढ़ते हुए उनकी दोस्ती और भी पक्की होती हो गई थी। दूसरी ओर माहिर अमेरिका से इंडिया लौटता है। वो अपने जैक से रॉब के साथ उतरते हुए अपने असिस्टेंट को कुछ ऑर्डर दे रहा था। उसके आसपास के जितने लोग खड़े थे सभी ने उसके रिस्पेक्ट में अपना सर झुका रखा था। कोई भी माहिर के सामने गुस्ताखी करने की गलती नहीं करना चाहता था, नहीं तो सभी लोग माहिर के गुस्सैल और एरोगेंट बिहेवियर से वाकिफ थे। माहिर अनिल से अपनी बात कह ही रहा था, इतने में उसका मोबाइल शोर करने लगा। उसका असिस्टेंट मोबाइल की स्क्रीन देखकर कहता है, बॉस मैम का कॉल है। माहिर बस हम में जवाब देता है। माहिर का असिस्टेंट अनिल जल्दी से आगे बढ़कर माहिर के हाथों में उसका मोबाइल रखता है। माहिर कॉल रिसीव कर मोबाइल अपने कानों में लगा लेता है। हेलो, वह अपनी शांत आवाज में कहता है। बेटा पहुंच गए तुम? दूसरी ओर से माहिर की माँ वीना बहुत प्यार से कहती है। माहिर कहता है, हाँ माँ, बस एयरपोर्ट से निकल रहा हूँ। वीना जी कहती है, बेटा आते हुए अनाथ आश्रम से होकर आना, मैंने राकेश काका को कुछ कपड़े और जरूरत का सामान भेजा है। तुम्हारे आने की खुशी में घर में छोटी सी पूजा रखी थी, मैं चाहती हूँ कि तुम खुद बच्चों को सामान देकर आओ। माहिर अपनी माँ की कोई भी बात टालता नहीं था, इसलिए वो आज भी अपनी माँ की बात मानते हुए हाँ में जवाब देता है और फ़ोन रख देता है। वो अपनी चील सी नज़र सब पर डालते हुए आगे बढ़ जाता है। वही कुछ लड़कियां, हाय कितना हैंडसम है। पहली लड़की, ओ माय गॉड ये तो बिजनेस टाइकून माहिर अग्निहोत्री है ना। दूसरी लड़की, हाँ यार पहली बार सामने से देखा है इसे, नहीं तो ना इसकी फ़ोटो किसी न्यूज में आती है ना ही मैगजीन में। मैंने इसे एक बार एक इवेंट में देखा था, वो भी दूर से एक झलक ही देख पाई थी। तीसरी लड़की, हाय काश मैं इसकी गर्लफ्रेंड होती, ये तो इतना स्मार्ट और अमीर है कि मैं तो इसकी नौकरानी बनने को भी तैयार हूँ। कम से कम इसे रोज देखने को तो मिलेगा। वही माहिर आसपास के लोगों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ रहा था। माहिर के बॉडीगार्ड ने उसे चारों ओर से कवर कर रखा था। वो उसे वीआईपी एरिया से उसे बाहर ले जाते हैं। सामने ही चमकदार और बेहद महंगी स्पोर्ट्स कार माहिर का इंतजार कर रही थी। माहिर बिना समय गवाए कार में जाकर बैठ जाता है और कार हवा को चीरते हुए आगे बढ़ जाती है। आश्रम में बच्चों के बीच चहल पहल मची हुई थी। आखिर आज उन सब की प्यारी निष्ठा दीदी जो आई थी। निष्ठा और वीरा को बच्चों ने चारों ओर से घेर रखा था और शोर मचाते हुए उनके गोल गोल घूम रहे थे। निष्ठा वहां खड़े सभी बच्चों को प्यार से देखते हुए कहती है, कैसे हो बच्चों। एक प्यारी सी बच्ची निष्ठा के पैरों को से लिपटते हुए कहती है, दीदी हम सब ठीक है, आप पिछले संडे क्यों नहीं आई थी। निष्ठा ये सुनकर उदास हो जाती है, फिर मुस्कुराते हुए कहती है, दीदी को कुछ काम था इसलिए नहीं आए, लेकिन दीदी आप सब के लिए चॉकलेट लाए हैं। ये सुनकर सब बच्चे खुश हो जाते हैं। निष्ठा और वीरा मिलकर सब बच्चों को चॉकलेट बांटते हैं। निष्ठा चारों ओर नजरें घुमाते हुए उन बच्चों को देखती है और कहती है, तो बच्चों आज की क्लास शुरू करें, आज हम डांस करेंगे। ये बोलते हुए निष्ठा चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान थी। निष्ठा बीच बीच में आश्रम आकर बच्चों को कुछ न कुछ सिखाती थी। निष्ठा की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और उसे बचपन से ही उसे डांस करने का बहुत शौक था। वह एक फेमस डांसर बनना चाहती थी, उसके लिए वो काफ़ी मेहनत भी कर रही थी। दूसरी ओर माहिर की स्पोर्ट्स कार आश्रम के आगे रुकती है। माहिर अपने रौबदार अंदाज में कार से बाहर आता है। वह अपने असिस्टेंट अनिल से बात करते हुए आश्रम की दरवाजे की ओर बढ़ जाता है। माहिर आगे चलते हुए कहता है, कल की सारी मीटिंग दोपहर के बाद कर दो, उससे पहले हम स्टार एंटरटेनमेंट जाएंगे। अनिल कहता है, ठीक है बॉस। तभी माहिर की नज़र गाने की आवाज़ की ओर जाती है जहां निष्ठा बच्चों को डांस सिखा रही थी। माहिर निष्ठा को पीछे से ही देख पा रहा था, तभी अनिल की आवाज़ से माहिर का ध्यान टूटता है। चलो बच्चों आज के लिए इतना ही, आप सब भी थोड़ा आराम कीजिए। निष्ठा अपने चेहरे पर आ रहे बालों को पीछे करते हुए कहती है। सभी बच्चे एक साथ कहते हैं, ठीक है दीदी। बॉस ये है अनिता जी, आश्रम का सारा काम यही देखती है। अनिल माहिर को अनिता से इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है, नमस्ते मिस्टर अग्निहोत्री, हमें बहुत खुशी हुई कि आप खुद यहाँ आए। सामने खड़ी अनिता कहती है, जिसके चेहरे पर खुशी साफ देखी जा सकती थी। माहिर कहता है, जी आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े आप हमारी हेल्प ले सकती है। उद्धरण चिन्ह। अनिता खुशी के साथ कहती है, आप लोगों ने हमारी बहुत हेल्प की है, इन बच्चों की पढ़ाई भी अच्छे से हो पा रही है। माहिर बस हल्का सा मुस्कुरा देता है। माहिर का ध्यान गाने के बंद होने पर जाता है और उसकी आंखें किसी को ढूंढने लगती हैं, पर वहाँ उसे वह नहीं दिखती है। तभी उसका मोबाइल बजता है और वह कॉल पिक करने के लिए पीछे गार्डन की ओर जाने लगता है।
दूसरी तरफ निष्ठा गार्डन में जाकर फूलों को देखने लगती है। उन रंग बिरंगे फूलों को देखते हुए उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई थी, जो उसकी खुशी बयां कर रही थी। वो मुस्कुरा रही थी और उसकी मुस्कुराहट इतनी प्यारी थी कि जैसे फूल भी उसे देखकर शर्मा रहे थे। वो खुद से कहती है, अरे वाह, कितना सुंदर लग रहे हमारे लगाए हुए फूल। ऐसे ही ये बढ़ते रहेंगे तो कुछ दिन में पूरा गार्डन इन सुंदर फूलों से भर जाएगा। वह पूरे गार्डन को एक नज़र देख के मुस्कुराती है और वापस जाने लगती है। सामने से माहिर अपने मोबाइल में देखते हुए आ रहा था। दोनों का ही ध्यान एक दूसरे पर नहीं था। दोनों टकरा जाते हैं। इससे पहले निष्ठा पीछे की ओर गिरती माहिर निष्ठा को थाम लेता है। उसका एक हाथ निष्ठा की कमर पर और दूसरा हाथ उसके पीठ पर था। माहिर की नज़र जैसे ही उसके सुंदर से चेहरे पर जाती है, वो कहीं अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है और एकटक निष्ठा को निहारने लगता है। वो उसकी खूबसूरती में इतनी शिद्दत से खोया हुआ था कि उसे दुनिया जहान की कोई फिक्र नहीं थी। निष्ठा माहिर की नीली आंखों में देखने लगती है, जिसमें ना जाने कितने ही राज दफन थे। उसे एक अनजानी छून का एहसास हो रहा था जिसे वह समझ नहीं पा रही थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। तभी निष्ठा को अचानक होश आता है। वो माहिर को खुद से दूर करने लगती है, पर माहिर तो जैसे निष्ठा को खुद से दूर नहीं करना चाहता था, वो निष्ठा को और कसकर पकड़ लेता है। माहिर के इस हाथ से निष्ठा को बहुत तेज गुस्सा आता है। वह पूरी ताकत से माहिर को खुद से दूर करती है और एक थप्पड़ माहिर के गाल पर जड़ देती है। कुछ सेकंड के लिए जैसे खामोशी छा जाती है। माहिर निष्ठा को गुस्से से घूरने लगता है। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी माहिर अग्निहोत्री को कोई छू भी सके, और इस लड़की की इतनी हिम्मत हो गई थी कि उसने उसे थप्पड़ मार दिया। निष्ठा माहिर को गुस्से से देखते हुए कहती है, दिखाई नहीं देता तुम्हें? आंखें नहीं है क्या तुम्हारे पास? निष्ठा गुस्से में माहिर को जाने क्या क्या बोल रही थी, जो उसे खुद नहीं पता था। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि उसे माहिर को थप्पड़ मारकर कोई अफसोस नहीं हो रहा है। माहिर का गुस्सा और बढ़ जाता है। वह तेजी निष्ठा के करीब जाकर उसे दीवार से सटा देता है। माहिर ने इतने जल्दी रिएक्ट किया था कि उसकी मूवमेंट को देखकर निष्ठा सहम सी जाती है। फिर भी हिम्मत करके माहिर की तरफ देखकर कहती है, क्या क्या कर रहे हो तुम? माहिर उसके करीब जाने लगता है। निष्ठा डर के मारे आंख बंद कर लेती है। माहिर उसे गौर से देख रहा था। उसकी आंखें बंद थी, झालर जैसी घनी पलकें जो डर से फड़फड़ा रही थी। उसके गुलाबी होंठ कांप रहे थे और उसका पूरा चेहरा डर से लाल हो रहा था। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। वह उसके होठों के बिल्कुल करीब जाकर अपनी कर्कश आवाज में कहता, आंखें क्यों बंद कर ली? डर लग रहा है। तभी निष्ठा अपनी आंखें खोलती है। उसकी झील सी आंखें माहिर की नीली आंखों से जा मिलती हैं। वह माहिर की आंखों में जैसे कहीं खोसी जाती है। उसे ऐसा लग रहा था उसने पहले भी माहिर को कहीं देखा है, पर कहाँ, उसे याद नहीं आ रहा था। वो उसकी बाहों में बेचैन हो रही थी। माहिर के मोबाइल में मैसेज का नोटिफिकेशन आता है। वह एक नज़र निष्ठा को देखता है और उसे अपनी बाहों से आज़ाद करके बाहर चले जाता है। जिंदगी में ऐसा पहली और आखिरी बार हुआ होगा जब माहिर अग्निहोत्री को किसी ने थप्पड़ मारा हो और वो अब भी सही सलामत जिंदा हो। निष्ठा अब भी अपने में ही कहीं खोई हुई थी। उसके बाहों से आज़ाद होने के बाद भी वो उसकी छुअन को महसूस कर पा रही थी, जैसे उसकी छुअन की गर्माहट पूरे बदन में फैलते हुए उसके दिल में पहुंच रही हो। शौक से वो किसी मूर्ति की तरह जमी खड़ी थी। वीरा निष्ठा को ढूंढते हुए गार्डन में आ जाती है। वीरा निष्ठा को बुत बन के खड़े हुए देखती है। वह निष्ठा को हिलाते हुए कहती है, ओ हेलो मैडम, कहाँ खोई हुई हो? हम भी इसी दुनिया के हैं, जरा हमें भी देख लो। निष्ठा जैसे सोए हुए सपने से जागती है और वह देखती है कि माहिर तो कब का चला गया है। वीरा कहती है, अब ऐसे क्या देख रही है? क्या हुआ? मैं कुछ पूछ रही हूँ, तुझसे बोलेगी भी? उद्धरण चिन्ह। कुछ भी तो नहीं, मैं तो बस वो। निष्ठा इधर उधर देखते हुए कहती है। तभी उसे माहिर का चेहरा याद आ जाता है और वह फिर कुछ सोचने लगती है। डॉट 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 डॉट। निष्ठा फिर से कहीं खो जाती है। वीरा उसे लगभग चिल्लाते हुए कहती है, तू सुन भी रही है? मैं क्या कह रही हूँ? उद्धरण चिन्ह। कुछ नहीं, एक बंदर। नहीं, बंदर के पापा नहीं, गोरिल्ला मिल गया था। निष्ठा गुस्से से कहती है। ये कहते हुए उसकी सांसें तेज हो गई थी और वो तेजी से सांस ले रही थी। वीरा को कुछ समझ नहीं आता। वह कंफ्यूजन भरा लुक देते हुए कहती है, क्या बोल रही है तू? ठीक से बोल, मुझे कुछ समझ में भी तो आना चाहिए। निष्ठा झुंझलाते हुए कहती है, कुछ नहीं यार, घर चलते हैं। इतना कहकर वो पैर पटकते हुए वहां से बाहर आ जाती है। वीरा उसे देखते हुए खुद से कहती है, इसे क्या हुआ? वो जल्दी जल्दी उसके पीछे जाती है।
दूसरी ओर माहिर आश्रम के बाहर आकर किसी को कॉल करता है। दूसरी ओर से आवाज आती है, भाई आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? मैं कब से आपको कॉल कर रहा हूँ, कहाँ हैं आप? हम सब आपका कब से वेट कर रहे हैं, आप कब तक आ रहे हैं? कॉल पर दूसरी ओर के लड़के ने लगभग सवालों की झड़ी लगा ली थी। माहिर शांति से उसकी बातें सुन रहा था और अपने भाई की आवाज सुनकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। माहिर अपनी शांत आवाज में कहता है, हर्ष मैं बस आ रहा हूँ। हर्ष कहता है, ठीक है भाई आप जल्दी आइए। माहिर कार में जाकर बैठ जाता है और ड्राइवर को घर चलने के लिए बोलता है। थोड़ी देर बाद निष्ठा और वीरा बाहर आती है और घर के लिए निकल जाती है। दिल्ली में एक बड़े से होटल के एक रूम में जहां कुछ बैठकर लोग मीटिंग कर रहे थे। रूम का माहौल बहुत खतरनाक और डरावना हो गया था। लोग सांस लेना भी भूल गए थे और भगवान से एक ही प्रार्थना कर रहे थे कि आज भगवान उन्हें बचा ले। वहां बैठा हर शख्स सामने बैठे एक हैंडसम से नौजवान को देखकर काफी डरे हुए थे। उसके आसपास से ही बेहद ठंडी हवा के आने का आभास हो रहा था। वह सोफे पर किसी शैतानों के राजा की तरह बैठा हुआ था। उसकी आंखें नीली और गहरी थी। उसका सुंदर रंग रूप था और वह व्हाइट शर्ट में बेहद हैंडसम लग रहा था। उसकी सुंदरता दुनिया से परी थी। उसकी नीली आंखें और खूबसूरत होठ के साथ उसके चेहरे के परफेक्ट फीचर किसी का भी दिल धड़काने के लिए काफी था। उस वक्त उस शख्स की दिलकश आंखें सामने बैठे लोगों को घूर रही थी, शांति से नहीं बल्कि गुस्से से। क्या तुम लोगों ने मुझे ये बताने के लिए यहाँ बुलाया है? तुम लोगों से एक काम ठीक से नहीं होता है। वह नौजवान टेबल पर फाइल फेंकते हुए बेहद गुस्से से कहता है। सब उसकी कोल्ड आवाज सुनकर कांप उठते हैं। एक आदमी अपना थूक गटकते हुए कहता है, सर एक हफ्ते में ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। कुछ प्रॉब्लम के? वह नौजवान उसके तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है, 3 दिन में ही प्रोजेक्ट पूरा हो जाना चाहिए। प्रॉब्लम और मिस्टेक सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। वह आदमी डर के मारे हाँ कह देता है, क्योंकि उसे पता था अगर उसने कुछ भी कहा तो अगली बार बोलने लायक नहीं रहेगा, क्योंकि सामने बैठा शैतान उनकी एक छोटी सी गलती पर उन्हें मौत के घाट उतार सकता था। तुम सब जा सकते हो, वह हैंडसम सा नौजवान कहता है। सबको ऐसा लगता है वो अभी मौत के मुंह से बाहर निकले हो। वह सब बिना एक पल में वहां से गायब हो जाते हैं। तभी उसकी सेक्रेटरी ईसा कहती है, सर क्या आप कॉफ़ी लेंगे? वह बस हाँ में सर हिला देता है। ईसा खुशी से कॉफ़ी लेने चले जाती है। ये है मिहिर, माहिर को छोटा भाई। मिहिर माहिर से 1 मिनट का छोटा है। कहने को तो दोनों एक दूसरे से 21 साल से नहीं मिले हैं, फिर भी दोनों एक दूसरे को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। दोनों का चेहरा एक जैसा नहीं दिखता है, ये बात आपको आगे पता चल जाएगा ऐसा क्यों है। पर मिहिर की आंखें कुछ कुछ माहिर जैसे ही है। मिहिर दिखने में बहुत चार्मिंग, किसी सपनों के राजकुमार जैसा था। न जाने कितनी ही लड़की उसे पाने की सपने देखती थी। उसी होटल में दूसरी ओर एक लड़की सबको उनका काम समझा रही थी। उसके बाल बार उसके चेहरे पर आकर उसे परेशान कर रहे थे और वो उन पर ध्यान न देते हुए अपना काम कर रही थी। तभी एक लड़का आता है और कहता है, आरोही। आरोही पलटकर देखती है। वह लड़का उस एकटक उसे देखने लगता है। तभी आरोही कहती है, कहिए अमन सर। अमन का ध्यान टूटता है और कहता है, सारे अरेंजमेंट हो गए ना? आरोही कहती है, जी सर सब हो गया। ये है हमारी आरोही, खूबसूरती की मिसाल। कोई भी देखे तो बस देखता ही रह जाए। उसके लंबे सिल्की बाल, दूध जैसा गोरा रंग, प्यारी सी बड़ी बड़ी आंखें और उसके गले पर तिल। ना जाने कितने ही लड़के उसके प्यार में दीवाने हो गए थे और कितनी ही लड़कियां उससे जलती थी। लेकिन आरोही सभी बातों को इग्नोर करते हुए अपने काम पर फोकस करती थी। अमन उस होटल के मालिक का बेटा था। वह आरोही को बहुत पसंद करता था। वह उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था, पर आज तक उसने कभी कहा नहीं था। आरोही अमन से बात कर ही रही थी, तभी एक लड़की दौड़ती हुई आती है और हाफते हुए कहती है, आरोही रूम नंबर 308 में कॉफ़ी की जगह ऑरेंज जूस रखने को कहा गया है। आरोही चौंककर कहती है, क्या? वो लोग आ ही गए हैं, तुम मुझे अभी बता रही हो निशा? निशा खुद की सांसों को नॉर्मल करते हुए कहती है, मुझे अभी ही पता चला है। तुम भिजवा दो, तब तक मैं उन्हें देखती हूँ। आरोही अपनी डायरी उठाती है और वहां से जाते हुए कहती है, मैं ही ले जाती हूँ और कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। आरोही जल्दी से अपने में हाथ ऑरेंज जूस का ट्रे लिए रूम नंबर 308 की ओर जाती है और जल्दी जल्दी में 307 का दरवाजा खोलने लगती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, दूसरी ओर मिहिर भी दरवाजा खोलने वाला होता है। आरोही दरवाजा खोलने के साथ ही पूरा जूस मिहिर के ऊपर पर गिरा देती है।
ये सब देखकर मिहिर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह गुस्से से कहता है व्हाट थे। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र आरोही पर पड़ती है वह उसका सारा गुस्सा एक पल में गायब हो जाता है। मिहिर अपनी आंखों में चमक लिए आरोही को एकटक देखने लगता है। आरोही यह सब देखकर काफी डर जाती है। वह मिहिर की वाइट शर्ट को ही देख रही थी जिसने उसने पूरा जूस गिरा दिया था। आरोही माफी मांगते हुए कहती सॉरी सर, सो सॉरी। वो मैं। आरोही जल्दी से टिश्यू लेकर उसके कपड़ों को साफ करने लगती है। मिहिर तो बस आरोही को देखे जा रहा था, जो काफी डरी हुई और कितनी मासूम लग रही थी। उसका सुंदर चेहरा डर से ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी रो ही देगी। मिहिर कहता है कोई बात नहीं। आरोही मासूमियत के साथ कहती है मैंने जानबूझकर नहीं किया। आरोही फिर रुककर कहती है आप वॉशरूम जाकर कपड़े साफ कर लीजिए नहीं तो दाग लग जाएगा। मिहिर हाँ कहता है और उसे देखते रहता है। वो उसकी मासूमियत पर फिदा हो गया था। उसकी नजरें भी जैसे उसे बस सामने खड़ी लड़की को ही देखने कह रही थी। आरोही फिर कहती है सर प्लीज जल्दी जाइए। उद्धरण चिन्ह। मिहिर होश में आता है और आरोही को देखते हुए वॉशरूम की ओर चल देता है। आरोही नीचे गिरे ग्लास को उठाने लगती है तभी उसका फोन बजता है। आरोही के घर से कॉल आ रहा था। ये देखकर आरोही जल्दी से फोन उठाती है। दूसरी तरफ की आवाज सुनकर आरोही हैरानी और घबराहट के साथ कहती है क्या ये सब कैसे हुआ। मैं अभी आ रही हूँ। वो किसी की परवाह किए बिना जल्दी से कमरे से बाहर आती है। घबराहट, चिंता और किसी को खोने के डर उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। आरोही को खुद की दुनिया फिर से उजड़ती हुई महसूस हो रही थी। वो बिना एक सेकंड गवाए एक टैक्सी लेती है और वहां से चली जाती है। मिहिर जैसे ही कमरे में आता तो उसके चेहरे के रंग बदलने लगते हैं क्योंकि आरोही अब उसकी नज़रों के सामने नहीं थी। वह तुरंत अपने असिस्टेंट विजय को कॉल करता है। विजय कहता है जी बॉस कहिए। मिहिर अपनी ठंडी आवाज में कहता है अभी मेरे रूम में एक लड़की ऑरेंज जूस लेकर आई थी। वह लड़की मुझे चाहिए किसी भी कीमत पर। मुझे शाम तक उसकी छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन लाकर। इतना कहकर वह फोन काट देता है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि वह उसे छोड़कर गया ही क्यों। ना वह उसे वहां छोड़कर जाता और ना ही वह फिर से किसी सपनों की तरह गायब हो जाती। दूसरी ओर यह सब सुनकर विजय के हाथ से मोबाइल गिरने ही वाला था। वह खुद को संभलता है। ये कौन लड़की है जिसके बारे में बॉस सोच रहे हैं, वह मन ही मन सोचने लगता है। लेकिन उसका काम सिर्फ अपने बॉस का ऑर्डर फॉलो करना था। मिहिर की सेक्रेटरी ईसा जैसे ही रूम में आ जाती है और जैसे ही सुनती है कि मिहिर किसी लड़की को ढूंढ रहा है तो वो मन जल भून उठती है। उसे उस लड़की पे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि मिहिर को फंसाने के लिए वो सालों से मेहनत कर रही थी और वह अपनी मेहनत किसी भी कीमत पर जाया नहीं होने देना चाहती थी। ईसा अच्छे अपने ड्रेस ठीक करती है और जब उसे लगता है कि वह अब मिहिर के सामने जाने के लिए अब परफेक्ट है वह स्टाइल से चलते हुए अंदर जा रही है। वह खुद को नॉर्मल करते ही कहती है सर आपकी कॉफ़ी। उद्धरण चिन्ह। मिहिर गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए कहता है गेट आउट। ईसा बहुत डर जाती है। उसके हाथ में लगभग कॉफ़ी गिरते हुए बची थी। वह रूम से तुरंत निकल जाती है और सोचती है कौन सी लड़की आ गई जिसके कारण सर इतना गुस्सा हो रही है। मिहिर की नज़र जमीन पर गिरी हुई चेन पर जाती है। वह उस चेन को उठाकर मुस्कुराता है और जेब में रख लेता है। वह रूम से बाहर आता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। मुंबई में माहिर कार में बैठकर निष्ठा के बारे में सोच रहा था और उसके ख्यालों में ही वह घर पहुंच जाता है। वह कार से उतरता है और घर के दरवाजे की ओर बढ़ता है। तभी उसे जाने पहचानी आवाज आती है अरे आ गया मेरा यार। ये है रितेश, माहिर का बहुत करीबी दोस्त। वह आकर माहिर को गले लगा लेता है और कहता है तुझे इतनी देर कैसे हो गई आने में। उद्धरण चिन्ह। माहिर को निष्ठा की फिर से याद आ जाती है। वह उससे अलग होते हुए कहता है रास्ते में एक सफ़ेद बिल्ली मिल गई थी, उसी के साथ खेल रहा था और खेलते खेलते मैं झपट भी गई थी। रितेश को कुछ समझ नहीं आता। वह नासमझी में पूछता है सफ़ेद बिल्ली, झपट गई मतलब क्या है तेरा। माहिर कहता है कुछ नहीं, अब अंदर चले या यही खड़े रहना है। उद्धरण चिन्ह। रितेश हंसते हुए कहता है हाँ चल, सब तेरा ही इंतजार कर रहे हैं। लगता है तू आज बहुत अच्छे मूड में। इसकी कोई खास वजह। माहिर कोई जवाब नहीं देता है और उस बड़े से मेंशन में कदम रखता है। वह चारों ओर नज़र उठा के देखता है, सब उसे ही देख रहे थे। उसकी माँ वीना जी आगे आती है और माहिर की आरती उतारती है। उनके चेहरे पर एक सुकून भरी प्यारी सी मुस्कान थी और हो भी क्यों ना उनका लाडला बेटा कितने महीनों बाद घर लौट रहा था।
माहिर के घर में उसकी माँ वीणा जी, उसके दादा अनंत जी, उसकी दादी उर्मिला और उसका भाई हर्ष था। रितेश भले ही माहिर का दोस्त था, लेकिन वो भी उन्हीं की फैमिली का हिस्सा था। हर्ष माहिर को गले लगाते हुए कहता है, भाई फाइनली आप आ ही गए, मैंने आपको बहुत मिस किया। माहिर भी उसे गले लगाते हुए कहता है, हाँ मुझे भी तेरी बहुत याद आई। उनकी दादी उर्मिला उन्हें देखते हुए कहती है, अगर राम लक्ष्मण का मिलाप हो गया हो तो हम भी हैं यहाँ। माहिर जाकर अपने दादा दादी के पैर छूकर उनसे गले मिलता है। उस वक्त उसका चेहरा हमेशा की शक्त न होकर बहती नदी की तरह शांत था। वीणा जी कहती है, चलो चलो मेरे बेटे को भूख लगी होगी। हर्ष और रितेश खुद को इग्नोर होते देख एक साथ कहते हैं, हम भी हैं यहाँ। सब एक साथ हंसने लगते हैं। दूसरी ओर निष्ठा अपने कमरे में बैठकर आज जो हुआ उसके बारे में सोचने लगती है। उसे रह रहकर माहिर की आंखें ही याद आ रही थी। वो याद करने की कोशिश कर रही थी, उसने उसे कहाँ देखा था। वह खुद से कहती है, पागल हो गई हो क्या निष्ठा तुम? उस बंदर के बारे में तुम सोच भी कैसे सकती है? देख लिया होगा कहीं आते जाते, इसमें इतनी सोचने वाली क्या बात है? तभी उसकी चाचा की बेटी डॉली रूम में आती है और निष्ठा को खुद से बातें करते देख कहती है, क्या हुआ दीदी, किसने क्या कर दिया कि आप खुद से बात कर रही हो? मुझे बुला लिया होता, मैं भी इसी घर में रहती हूँ। निष्ठा उसे देखते हुए कहती है, अरे नहीं यार कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तू बता तेरी पिकनिक कैसी रही? डॉली एक्साइटेड होते हुए कहती है, बहुत अच्छी थी दीदी, हमने बहुत एंजॉय किया। थैंक यू सो मच कि आपने पापा से परमिशन ली, नहीं तो वो तो जिद पर अड़ गए थे कि तुम्हें अकेले कहीं नहीं जाने दूंगा। निष्ठा मुस्कुराकर कहती है, तुमने एंजॉय किया ना, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगली बार हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। डॉली कहती है, हाँ आप जल्दी चलिए, सब खाना खाने के लिए आपका वेट कर रहे हैं और मुझे भी बहुत भूख लग रही है। उद्धरण चिन्ह। फिर दोनों एक साथ खाने के लिए चले जाती है। डॉट 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 डॉट। दिल्ली में मिहिर गुस्से में ऑफिस पहुंचता है। उसे गुस्से में देख कोई भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता है। सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। मिहिर सीधे अपने केबिन में जाता है। उसका दिमाग आरोही के बारे में सोच सोच कर फट रहा था। उस वक्त वो कहीं से भी सिर्फ आरोही को अपने सामने चाहता था। मिहिर मन ही मन आरोही के बारे में सोचने लगता है। वह खुद से कहता है, तुम फिर से मुझे मिली और सपनों की तरह गायब हो गई। तुम एक बार मुझे मिल जाओ, मैं एक पल के लिए भी तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। वह अपनी चेयर पर बैठता है और उससे टिककर अपनी आंखें बंद कर लेता है। वह पुरानी यादों में कहीं खो जाता है। फ्लैशबैक। 2 हफ्ते पहले शाम के करीब 6 बजने वाले थे। दिल्ली शहर के रोड पर अनगिनत लोग चलते नजर आ रहे थे। उसी रोड पर मिहिर तेजी से ड्राइव कर रहा था। उसके चेहरा हमेशा की तरह शक्त था। थोड़ी देर बाद वह रेड सिग्नल पर रुक जाता है। तभी उसकी नज़र रोड के उस पार खड़ी एक लड़की पर पड़ती है। वह उसको एक पल के लिए देखते ही रह जाता है। उस लड़की के चेहरे पर उदासी थी और वो बार बार अपनी घड़ी में टाइम देख रही थी। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। तभी पीछे गाड़ियों की हॉर्न की आवाज़ आता है। वह होश में आता है और अपने आसपास देखने लगता है। फिर वह सामने देखता, उसे वह लड़की कहीं नहीं दिखती है। उसे ऐसा लगता है जैसे ये सिर्फ उसका वहम है। मिहिर उसे इग्नोर करते हुए घर के लिए निकल जाता है। घर पहुंचकर वह सीधे अपने रूम जाता है और शावर लेकर बेड पे लेट जाता है। उसका दिन ऐसे ही बीत जाता था, सुबह से ऑफिस और देर रात तक घर आना। कभी कभी वह काम में इतना डूब जाता था कि पूरी रात ऑफिस में ही गुजार लेता था। उस दिन मिहिर को बार बार उस लड़की की याद आ रही थी। वह रात भर उस लड़की को याद करके सो नहीं पाया था। फ्लैशबैक एंड। मिहिर खुद से ही कहता है, जब मैंने तुम्हें होटल में देखा तो मुझे लगा तुम वहां हो ही नहीं, पर तुम वहां थी। कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें ढूंढ के रहूंगा। थोड़ी देर बाद वह अपना काम करता है और ऑफिस से निकल जाता है। उसके चेहरे पर हमेशा वाले कोल्ड एक्सप्रेशन थे। वह अकेले रहना चाहता था, इसलिए उसने बॉडीगार्ड को साथ आने से मना कर दिया था। वो कार ड्राइव कर रहा था, लेकिन उसका पूरा ध्यान उस लड़की पर था जिसे देखकर वह पहली नज़र से ही वो उसका दीवाना हो गया था। वह उसके लिए इस कदर दीवानी हो गया था कि सब कुछ खोकर बस उसे पाना चाहता था। दूसरी ओर आरोही होटल से निकलकर सीधे हॉस्पिटल पहुंचती है। वह दौड़ते हुए हॉस्पिटल के अंदर जाती है। उसके चेहरे पर डर और घबराहट साफ देखी जा सकती थी। सामने ही उसे उसकी बुआ रमा दिखती है, जो बस रोए जा रही थी, और उसकी बुआ की बेटी तनुजा उसे चुप करा रही थी। आरोही जल्दी से उनके पास जाकर कहती है, क्या हुआ, आरव को कहाँ है वो? रमा जी रोते हुए कहती है, बेटा वो। फिर वह रोना शुरू कर देती है।
आरोही अपने आंसुओं को रोकते हुए कहती है, बोलिए बुआ जी क्या हुआ आरव को। तभी तनुजा रोते हुए कहती है, दीदी आरव स्कूल से घर आ रहा था तभी उसका ट्रक से एक्सीडेंट हो गया। आरोही ये सुनकर जैसे सदमे में चले गई थी। उसे अपनी आसपास की दुनिया घूमती हुई नजर आ रही थी। उसके पास उसका भाई आरव ही तो था। कुछ सेकंड तक शौक रहने के बाद आरोही अपनी लखड़ाती कहती है, आरव, अभी वो ठीक तो है ना। तनुजा सिसकते हुए कहती, अभी वो ठीक तो है पर उसके सर पर बहुत गहरी चोट आई है। डॉक्टर ने कहा है कि उसे जल्द से जल्द सर्जरी की जरूरत है, वरना वो कोमा में भी जा सकता है। इतना सुनते के बाद तो मानो आरोही की दुनिया ही खत्म हो गई थी। वो पूरी तरह जम गई थी। उसके आंखों में रुके हुए आंसू उसके गालों पर लुढ़क जाते हैं। तनुजा आरोही से कहती है, दीदी खुद को संभालिए, आरव ठीक हो जाएगा। तभी वहाँ एक डॉक्टर आता है और कहता है, देखिए आप सब हिम्मत से काम लीजिए, सर्जरी सक्सेसफुल हुआ तो आरव बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 3 दिन के अंदर उसकी सर्जरी हो जाने चाहिए, नहीं तो उसकी हालत और खराब हो जाएगी। डॉक्टर की बात सुनकर आरोही को थोड़ी हिम्मत मिलती है और वह जल्दी से कहती है, तो आप जल्दी से जल्दी उसकी सर्जरी कीजिए। डॉक्टर कहता है, ठीक है आप फॉर्म और पेमेंट कर दीजिए, हम सर्जरी की तैयारी करते हैं। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चला जाता है। तभी तनुजा कहती है, पर दीदी हम सर्जरी के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे। तजुना की बात सुनकर आरोही और परेशान हो जाती है। वह अपने बुआ जी को देखते हुए कहती है, तनुजा तुम बुआ जी ध्यान रखो, मैं कुछ करती हूँ। इतना कहकर आरोही बिल्कुल शांत हो जाती है और हॉस्पिटल से बाहर आ जाती है। वो बिना आगे पीछे देखे रोड में चलने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था उसके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। इतनी परेशानियों के बीच उसका भाई ऐसी हालत में था, अगर उसे कुछ हो गया तो वह मर जाएगी। उसे अपने दिल में तेज दर्द महसूस हो रहा था और ना चाहते हुए भी उसके आंसू बिना शोर किए उसके गालों को भीगा रहे थे। दूसरी ओर मिहिर का ड्राइव कर रहा था। वह अब भी आरोही के बारे में ही सोच रहा था। तभी उसकी नज़र रोड पे चल रही एक लड़की पर पड़ती है। एक पल के लिए तो उसे यकीन नहीं होता कि ये वही लड़की है जिसे देखने के लिए वो तरस रहा था। वो होश में आता है और जल्दी से कार रोकता है। वह गाड़ी से उतरकर सीधे आरोही की ओर बढ़ता है। मिहिर देखता है कि आरोही बस बेहोश होकर गिरने ही वाली होती है। मिहिर जल्दी से आगे बढ़कर अपनी मजबूत बाहों में उसे थाम लेता है। मिहिर आरोही को इस तरह बेहोश होते देख वह परेशान हो जाता है। वह जल्दी से उसे कार में बैठाता है और तेजी से कार घर की ओर ले जाता है। वह अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और 10 मिनट में डॉक्टर को लेकर घर पहुंचने को कहता है। थोड़ी देर में मिहिर आरोही को लेकर अपने घर पहुंच जाता है। वहां पहले ही उसका असिस्टेंट विजय और डॉक्टर की पूरी टीम खड़ी थी। मिहिर जल्दी से आरोही को अपने रूम में ले जाकर बेड पर लेटा देता है। ये सब देख वहां पर खड़े सारे लोग हैरान थे, क्योंकि मिहिर लड़कियों से 10 कदम दूर रहता था और आज तक वह किसी लड़की को अपने घर लेकर नहीं लाया था। और आज तो वह आरोही को अपने बेडरूम तक लेकर चलाया था। सामने खड़े लोगों के लिए यह ऐसा था जैसे उन्होंने रेगिस्तान में बर्फ देख लिया हो। मिहिर डॉक्टर को कोल्ड लुक देते हुए कहता है, इसे चेक करो, क्या हुआ इसे, अचानक बेहोश हो गई थी। सब डॉक्टर आरोही की ओर बढ़ते हैं और उसे चेक करने लगते हैं। उनके आरोही को छूते ही मिहिर अपनी मुठियां बंद कर लेता है। किसी और का आरोही को छूना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। वो फिर भी अपने गुस्से को कंट्रोल करता है, क्योंकि ये आरोही का हेल्थ का सवाल था। थोड़ी देर बाद एक डॉक्टर कहता है, शायद इन्होंने दिन भर से कुछ नहीं खाया था और जरूरत से ज्यादा टेंशन लेने की वजह से बेहोश हो गई थी। उद्धरण चिन्ह। फिर दूसरा डॉक्टर कहता है, इन्हें थोड़ी देर में होश में आ जाएगा, आप इसे टाइम पे दवाई देते रहिए और उनका ठीक से ख्याल रखिए, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। वहां पर खड़े सब लोग यही सोच रहे थे कि आखिर ये लड़की है कौन, पर कोई भी पूछने की हिम्मत नहीं करता है। वहां खड़े लोग मिहिर का कुछ बोलने का वेट कर रहे थे। तभी मिहिर कहता है, ठीक है अब तुम सब यहाँ से जा सकते हो। वहां खड़े सब लोग को ऐसा लग रहा था जैसे अभी उन्हें एक नई जिंदगी मिल गई हो। सब बिना एक पल गवाए वहां से गायब हो जाते हैं। मिहिर आरोही को देखता है और धीरे से उसके पास बैठ जाता है। मिहिर आरोही को देखते हुए कहता है, आखिर तुम मुझे मिल ही गई। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी जो और देखता तो मिहिर को देखकर पागल ही हो जाता। मिहिर आरोही को प्यार से निहारने लगता है। तभी दरवाजे पर कोई नॉक करता है। मिहिर के भाव एकदम से बदल जाते हैं। जहां एक पल पहले उसके चेहरे पर प्यार के भाव थे, वही अब गुस्से ने ले लिए थे। मिहिर गुस्से से दरवाजे की ओर बढ़ता है,
रूम के बाहर उसका असिस्टेंट विजय खड़ा था। विजय मिहिर को इतने गुस्से में देख बहुत डर जाता है। उसे ये पता चल चुका था कि उसने सोए हुए शेर को जगा दिया है। मिहिर रूम से बाहर आकर विजय को खा जाने वाले नजरों से देखता है। विजय जल्दी से खुद को नॉर्मल करते हुए बोलता है, बॉस आपने उस लड़की की इन्फॉर्मेशन मांगी थी। उद्धरण चिन्ह। मिहिर आगे चलते हुए बोलता है, बोलो। उद्धरण चिन्ह। विजय उसके पीछे पीछे चलते हुए बोलता है, उस लड़की का नाम आरोही है। उद्धरण चिन्ह। मिहिर धीरे से कहता है, आरोही, और फिर हल्का सा मुस्कुराता है। विजय मिहिर को अचानक मुस्कुराता देख हैरान हो जाता है। वह मन ही मन सोचता है, अभी तो इतने गुस्से में थे, अब मुस्कुरा कैसे रहे हैं? ये इंसान मुस्कुरा भी सकता, यकीन नहीं होता। उद्धरण चिन्ह। मिहिर की आवाज से विजय अपने ख्यालों से बाहर आता है। मिहिर कहता है, कंटिन्यू। विजय अपने हाथ में पकड़े हुए फाइल को देखते हुए कहता है, आरोही पिछले 1 महीने से होटल में एक छोटी सी मैनेजर का काम कर रही है। उसके घर में उसकी बुआ रमा, उसकी बुआ की बेटी तनुजा और आरोही का भाई आरव रहता है। तनुजा अभी कॉलेज में और आरव अभी 12th क्लास में है। आरोही ने फैशन डिज़ाइन की पढ़ाई की है लेकिन बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी थी। मिहिर कहता है, फिर वह होटल में छोटी सी मैनेजर का जॉब क्यों करती है? उसे पढ़ाई करना चाहिए। विजय आगे बोलता है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ना होने के कारण वह पढ़ाई छोड़कर जॉब करती है और उनकी पढ़ाई पूरी न होने के कारण शायद कोई भी कंपनी उसे जॉब पे नहीं रखती है। होटल वालों से पता चला है कि वो काफ़ी टैलेंटेड है। उन्होंने अभी हुए एक फंक्शन का डेकोरेशन खुद करवाया था और उनका काम लोगों ने बहुत पसंद भी किया। जब वो 8 साल की थी तब उसके माँ पापा की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। विजय थोड़ा रुककर आगे बोलता है, आरोही की फैमिली करीब 40 दिन पहले ही दिल्ली शिफ्ट हुए हैं। उससे पहले वो लोग कोलकाता में रहते थे और पता चला है कि वो लोग कोलकाता से पहले कहीं और रहते थे। मिहिर के भाव अचानक बदलने लगते हैं। मिहिर कहता है, ऐसा क्यों? उद्धरण चिन्ह। विजय कहता है, उनकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई है लेकिन उनकी बुआ आरोही और उसके भाई आरव को किसी से बचा रही है। मिहिर गहरी सांस लेते हुए कहता है, और कुछ पता चला? विजय सर झुकाते हुए कहता है, जैसे ही मुझे कुछ और पता चलेगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। उद्धरण चिन्ह। मिहिर कहता है, आरोही के घर वाले इस वक्त कहाँ है, पता करके बताओ। ठीक है बॉस। इतना कहकर विजय वहां से चला जाता है। मुंबई में माहिर अपने फैमिली के साथ बैठकर डिनर करता है और फिर अपने कमरे आ जाता है। वह शावर लेता है और बालकनी में आकर बैठे जाता है और फिर से निष्ठा के बारे में सोचने लगता है। वह खुद से ही कहता है, इस लड़की ने परेशान करके रखा है। जब से मिली है मेरे मन से जैसे हटने का नाम ही नहीं ले रही है। मिस ब्यूटी से तो मिलना ही पड़ेगा। उसे बार बार सिर्फ निष्ठा ही याद आ रही थी। क्या वो वही लड़की है? उसके मन में यही ख्याल आ रहे थे। वह बेड पे लेट जाता है और सोने की कोशिश करने लगता है। आगे जानने के लिए चैनल पर बने रहे।